हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एमसीपी यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि आप जितने भी ऐप्स बनाओगे ना, चाहे वो जनरेटिव एआई ऐप्स हैं या फिर एजेंटिक एआई ऐप्स हैं, आप एमसीपीज़ को यूज़ करते हो। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एमसीपी की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे देखो, जब भी हम कोई एआई ऐप बनाते हैं तो उसमें हम डिफरेंट सर्विसेज को इंटीग्रेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एआई ऐप बनाई। वो एआई ऐप है ट्रेवल प्लानिंग की एआई ऐप। उसमें एक तो आप वेदर एपीआई यूज कर रहे हो, मतलब उसका कोड लिख रहे हो उसको इंटीग्रेट करने का। आप साथ में ही गूगल ड्राइव भी यूज कर रहे हो, उसकी भी इंटीग्रेशन करोगे, मतलब उसका रिलेटेड कोड लिखोगे। फिर अगर आपने गिटहब इंटीग्रेशन करनी है तो आप उसका भी कोड लिखोगे। गिटहब इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं? सपोज करो गिटहब रेपो पे कोई फाइल्स रखनी है, वहाँ से कोई फाइल्स लेनी है, कुछ भी वैसा काम करना है, रेपोज रिलेटेड काम है, तो उसके लिए हम ये गिटहब इंटीग्रेशन एक सर्विस है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हम डेटाबेस इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। डेटाबेस क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि ये ट्रैवल प्लानिंग एआई ऐप हम बना रहे हैं, एंड जो भी यूज़र की क्वेरीज होंगी या जो भी यूज़र्स ने डिटेल दी, वो सारी चीज़ें ना हम स्टोर करके रखेंगे, अपनी एआई ऐप को एक मेमोरी देंगे। वो मेमोरी हम बना रहे हैं डेटाबेस इंटीग्रेशन के थ्रू। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं फ्लाइट एपीआई, ठीक है, फ्लाइट्स का स्टेटस लेने के लिए कि कौन सी फ्लाइट किस टाइम पे जा रही है, कौन से एयरपोर्ट से जा रही है, वैसी वाली सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये जो डिफरेंट सर्विसेज हैं हमने इंटीग्रेट करी अपनी एआई एप्लीकेशन में। एंड अभी हम एमसीपी नहीं यूज़ कर रहे। ये मैं बता रही हूँ कि एमसीपी के पहले हम ये काम कैसे करते थे एंड उसका क्या डिसएडवांटेज था। तो जब आपने ये सारी सर्विसेज इंटीग्रेट करी ना, इसका मतलब आपने ये सारा कोड लिखा है ना। आपकी एआई एप्लीकेशन में आपने पहले तो ये कोड लिखा कि वेदर एपीआई को कैसे यूज करना है। हर एपीआई डिफरेंट तरह से काम करती है, राइट। उसको जो यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो उसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा। फिर एपीआई रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। एपीआई ने जब रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, उसका फॉर्मेट भी डिफरेंट होगा। इसी तरह से हर एपीआई का रिक्वेस्ट फॉर्मेट एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट डिफरेंट होगा। तो हमें वो सारा कोड अपनी एआई एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे आपने डेटाबेस का कोड लिखना है, मैप वाला एक कोड लिखोगे, फ्लाइट एपीआई का कोड लिखोगे। हर सर्विस का डिफरेंट डिफरेंट कोड आप खुद से लिखोगे। मतलब एज अ डेवलपर अगर आप एआई ऐप बना रहे हो तो आपको इन सभी डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ करना आना चाहिए। आपको इन सब की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, आपको इन सब को यूज़ करने का तरीका देखना पड़ेगा। एंड फिर उसका सारा कोड आप अपनी एआई ऐप में लिखोगे। ये होता था अभी तक। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पहला डिसएडवांटेज क्या है? आपको सारा कुछ खुद से लिखना पड़ रहा है, आपको सबकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रही हूँ जो हम फेस करते हैं अगर हम एमसीपी नहीं यूज़ करते। तो हम कई बारी लैंग्राफ में काम करते हैं, कई बारी आप ओपन एआई एजेंट एसडीके यूज़ करते हो, आप क्रियो एआई में काम कर सकते हो, आप एग्नो में काम कर सकते हो, या फिर और भी जो एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क्स हैं वो सारे यूज़ कर सकते हो आप। तो ये सारे क्या हैं? एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क्स हैं जिनके थ्रू आप एजेंटिक एआई एप्स बना सकते हो। अब सपोज करो जो आपने ट्रेवल एआई एजेंट बनाया ना, वो आपने बनाया लैंग्राफ में। अब कल को आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे तो ना ओपन एआई में काम करना है, या फिर मुझे क्रियो एआई में ये वाली जो ट्रेवल प्लानिंग एआई ऐप है ये मुझे क्रियो एआई में चलानी है, या फिर मुझे एग्नो में बनानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर तो आप एमसीपी नहीं यूज कर रहे तो आपको हर फ्रेमवर्क के लिए सेपरेट सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा। जो कोड आपने लैंग्राफ में लिखा वो सेम कोड आप ओपन एआई एजेंट एसडीके के लिए दोबारा लिखोगे, क्योंकि ओपन एआई एजेंट एसडीके का अपना फॉर्मेट है, अपना तरीका है ना। आपको उसको फॉलो करके कोड लिखना पड़ेगा। सेम अगर इस कोड को आपने जो लैंग्राफ में लिखा हुआ है ट्रैवल प्लानिंग एआई ऐप वाला कोड, अगर आपको क्रियो एआई में चलाना है तो आप उस कोड को एज इट इज नहीं चला सकते, आपको वो कोड दोबारा लिखना पड़ेगा क्रियो एआई के अकॉर्डिंगली। सेम उसी तरह से अगर आपको एग्नो में ट्रेवल प्लानिंग एआई ऐप बनानी है तो आपको उसका कोड दोबारा लिखना पड़ेगा एग्नो के अकॉर्डिंगली। देखो यहाँ पे ऐप का लॉजिक सेम है। मतलब जो ऐप आपने बनाई हुई है ना लैंग्राफ में, आप चाहते हो एग्जैक्टली वही ऐप मेरे को ओपन एआई में, क्रियो एआई में या एग्नो में चलानी है, ठीक है। पर आप नहीं चला पाओगे क्योंकि लैंग्राफ में कोड डिफरेंट तरह से लिखा जाएगा,
एंड एग्नो में डिफरेंट तरह से लिखोगे कोड, क्रू एआई में डिफरेंट मेथड होगा, ओपन एआई एजेंट एसडीके का अपना मेथड है, आपको उसके हिसाब से लिखना होगा। तो कितना ज़्यादा काम है आपके लिए, आपको हर फ्रेमवर्क के लिए दोबारा दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। ये हो गई दूसरी डिसएडवांटेज। अब हम देखते हैं कि अगर हम एमसीपी यूज करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा। वो ये जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, ये कैसे सॉल्व करता है एमसीपी। तो आप ये वाली इमेज देखो, अब जो आपने एजेंटिक एआई ऐप बनाई थी ट्रैवल प्लानिंग वाली, उसमें हम वेदर एपीआई यूज कर रहे थे ना। अब वेदर एपीआई की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वेदर एमसीपी सर्वर। अब आपने चाहे ऐप बनाई है लैंग्राफ में, चाहे आपकी ऐप है इस फ्रेमवर्क में या इस फ्रेमवर्क में या इस फ्रेमवर्क में, वो सारी एप्स इस सिंगल वेदर एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। मतलब कि आपको कोई कोड सेपरेट नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना कोड लिखना है कि एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। मतलब अगर आपने एआई ऐप बनाई लैंग्राफ में, तो आप उस एआई ऐप के कोड में सिर्फ इतना कोड लिखोगे जिससे कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए इस एमसीपी सर्वर का उस एआई ऐप के साथ या जो आपका एआई प्रोजेक्ट है उसके साथ। सिर्फ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाला पार्ट जो है वो लिखना है आपको। सेम अगर आपका प्रोजेक्ट ओपन एआई एजेंट एसडीके में बनाया आपने, तो आप क्या करोगे, उस वाले एआई ऐप के अंदर कोड लिखोगे कनेक्ट करने के लिए वेदर एमसीपी सर्वर के साथ। अगर क्रू एआई में बनाया प्रोजेक्ट, तो उस एआई ऐप में कोड लिखोगे एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने के लिए। एंड अगर एग्नो में ऐप बनाई है, तो वहां पे आप कोड क्या लिखोगे, वेदर एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। आपने एक चीज नोट करी, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एप्स को कनेक्ट कर रहे हैं एमसीपी सर्वर के साथ। अब वो सिंगल एमसीपी सर्वर भी हो सकता है, मल्टीपल एमसीपी सर्वर भी हो सकता है। अब एमसीपी सर्वर का काम होगा वो एपीआई को यूज करना जिस एपीआई से एक्चुअल में आपको आउटपुट मिलनी है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम कोड लिख रहे थे, वो कोड हम डायरेक्टली इस एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर रहे थे। मतलब इस एपीआई का कोड हम डायरेक्टली अपनी एआई ऐप में लिख रहे थे। यहाँ पर हम ही रिस्पॉन्सिबल थे यूजर की रिक्वेस्ट एपीआई को देने के लिए, फिर रिस्पॉन्स लेने के लिए, फिर आउटपुट दिखाने के लिए, सारा कुछ हम कर रहे थे। अब हमने सिर्फ क्या कर दिया, हमने सिर्फ एमसीपी सर्वर को कनेक्ट कर दिया अपनी एप्लीकेशन के साथ। बाकी सारा काम अपने आप से एमसीपी सर्वर करेगा। मतलब रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, फिर रिस्पॉन्स कैसे लेना है, फिर वो जो रिस्पॉन्स होगा वो ऐप को दे देगा। सेम हर फ्रेमवर्क के लिए इसी तरह काम होगा। इजी हो गया ना। अब आपका कोड चाहे आपने किसी भी फ्रेमवर्क में लिखा है, आपको पता है कि किसी भी फ्रेमवर्क में कोड लिखो, एमसीपी सर्वर सेम ही होते हैं। आप किसी भी फ्रेमवर्क में कोड लिखे किसी भी एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर लो एंड आप फिर जो है उस एमसीपी सर्वर के थ्रू काम कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको दोबारा दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ा ना। पहले क्या था, इस एग्जाम्पल में क्या था, हमें सेपरेट कोड लिखना पड़ रहा था हर फ्रेमवर्क के लिए। हम प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे जब हम एमसीपी नहीं यूज कर रहे थे, कि हमें हर फ्रेमवर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखना पड़ रहा था सेम प्रोजेक्ट के लिए। अब एमसीपी के साथ क्या फायदा हुआ, हमें सिर्फ इतना कोड लिखना है कि ऐप को कनेक्ट कैसे करना है एमसीपी सर्वर के साथ, बाकी काम सारा एमसीपी सर्वर खुद से करेगा। तो इजी हो गया ना ये। तो अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। अब ये वाली इमेज देखो, मैंने आपको क्या बोला था, सपोज करो हम ट्रेवल प्लानिंग एआई ऐप बना रहे हैं एंड अब आप चाहे किसी भी फ्रेमवर्क को यूज करके वो ऐप बना रहे हो। अब एमसीपी के अंदर ना दो मेन चीजें होती हैं, एक तो होता है एमसीपी क्लाइंट, एक होता है एमसीपी सर्वर। यहाँ पर ये वाला जो है ये सारा क्या है, ये एमसीपी सर्वर्स हैं। कितने एमसीपी सर्वर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो एक है ट्रेवल सर्च एमसीपी सर्वर जो क्या करेगा, फ्लाइट्स को सर्च करेगा, होटल्स को सर्च करेगा। फिर हम एक सर्वर यूज कर रहे हैं, कौन सा एमसीपी सर्वर है ये, वेदर एमसीपी सर्वर। फिर हम थर्ड एमसीपी सर्वर यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव एमसीपी सर्वर। फोर्थ एमसीपी सर्वर है हमारा डेटाबेस एमसीपी सर्वर। अब हमने सिर्फ क्या किया, अपनी एप्लीकेशंस को एमसीपी सर्वर्स के साथ कनेक्ट करा। देख रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म में भी किसी भी फ्रेमवर्क में लिखो, सिर्फ एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करो। अब एमसीपी सर्वर्स आगे एपीआईज को यूज कर रहे हैं। अब इसी एमसीपी सर्वर का काम है कि देखना रिक्वेस्ट किस फॉर्म में जाएगी, रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा। हमें तो सिर्फ एमसीपी सर्वर आउटपुट दे देगा बस।
और हमने सिर्फ कितना कोड लिखा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाला कोड लिखा अपनी ऐप के अंदर। इसी तरह से हर फ्रेमवर्क के लिए होता है। तो ये बेनिफिट है एमसीपी सर्वर का। ओके, तो अब हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं ये एमसीपी का कॉन्सेप्ट कि ये क्या होता है, कैसे एक्चुअली काम करता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, अच्छा, उससे पहले ना मैंने ये एक और एग्जांपल प्रिपेयर किया था, हम ये भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा एमसीपी हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो सपोज जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, मल्टी एजेंट एआई ऐप बना रहे हो, आप कोई भी मल्टी एजेंट एआई ऐप है, मल्टी एजेंट एआई ऐप मतलब मल्टीपल एजेंट्स आप यूज कर रहे हो। तो सपोज हमने जो ऐप बनाई उसमें 4 एजेंट्स हैं, एजेंट 1, एजेंट 2, एजेंट 3 एंड एजेंट 4। एजेंट 1 कौन सी एपीआई यूज कर रहा है? टेविली एपीआई यूज कर रहा है। एजेंट 2 कौन सी एपीआई यूज कर रहा है? वेदर एपीआई। एजेंट 3 यूज कर रहा है गिटहब एपीआई एंड एजेंट 4 यूज कर रहा है मैप एपीआई लोकेशन इंफॉर्मेशन के लिए। तो ऐसे ये 4 एजेंट्स का एक एक काम है, चारों एजेंट एक एक डिफरेंट एपीआई को यूज कर रहे हैं। अब होगा क्या, अगर आप एमसीपी नहीं यूज कर रहे हो तो आप अपनी एआई ऐप के अंदर हर एपीआई के लिए जो काम होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब हर एपीआई का ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, हर एपीआई डिफरेंट फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजेगी, हर एपीआई डिफरेंट फॉर्म में रिस्पांस जनरेट करेगी, हर एपीआई की डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मतलब डेवलपर को जो एआई ऐप बना रहा होगा ये वाला, उस डेवलपर को पूरा लर्न करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कि हर एपीआई को कैसे हैंडल करना है, हर एपीआई का कैसे इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम एपीआईज के बजाय 4 एमसीपी सर्वर यूज कर लेते, उसका क्या बेनिफिट होता कि हमें सिर्फ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता, हमें सिर्फ एजेंट्स को कनेक्ट करना होता एमसीपी सर्वर के साथ, और वो जो सारा काम है इंटीग्रेशन का, वो सारा काम एमसीपी सर्वर खुद से हैंडल करता। तो ये बेनिफिट होता है एमसीपी का। अब हम एमसीपी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले चीज तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि जब भी आप एमसीपी की बात कर रहे हो ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट एपीआईज। अभी तक हमने जो बात करी, मैं एपीआईज ही बोलती आ रही हूँ, है ना, एग्जाम्पल में। पर एमसीपी सर्वर का मतलब सिर्फ एपीआईज को एक्सेस करना नहीं होता। एमसीपी सर्वर में एपीआईज हो सकती हैं, एमसीपी सर्वर में डेटाबेसेस हो सकते हैं, लोकल फाइल्स हो सकती हैं, गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट कर सकते हो, गिटहब के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम टूल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनल कंपनी सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मतलब एमसीपी सर्वर कोई भी एक्सटर्नल सर्विस है ना, जो वो एमसीपी सर्वर हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी, ऐसा टूल जो आप अपनी एआई एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हो एंड आपकी एआई एप्लीकेशन में वो काम ऑलरेडी नहीं हो रहा, आपको कुछ एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी चाहिए। वो एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, वो डेटाबेस हो सकती है, वो एपीआई हो सकती है, वो आपकी कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आप जो एआई ऐप बनाते हो ना, उस एआई ऐप में अगर आप एमसीपी का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो अपनी एआई ऐप में, तो आपकी एआई ऐप के अंदर एमसीपी क्लाइंट होना जरूरी है। ये चीज को ध्यान में रखना, अगर आपकी एआई एप्लीकेशन के अंदर एमसीपी क्लाइंट होगा तभी आप किसी भी एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये जो एमसीपी क्लाइंट होता है ना, ये आपकी एआई एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है एमसीपी सर्वर के साथ। तो ये जो एमसीपी क्लाइंट है ना, ये एक तरह का ब्रिज हो गया आपकी एआई एप्लीकेशन एंड आपके एमसीपी सर्वर के बीच में। एमसीपी क्लाइंट की हेल्प से ही आपकी एआई ऐप किससे कनेक्ट करेगी? एमसीपी सर्वर से। आप सिंगल एमसीपी सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल एमसीपी सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब सिंगल एमसीपी क्लाइंट, ये जो हमारी एआई एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमने एक ही एमसीपी क्लाइंट बनाना है। वो एक एमसीपी क्लाइंट मल्टीपल सर्वर्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। मतलब वो इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, वो इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, सिंगल एमसीपी सर्वर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो एमसीपी के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। क्या? एक तो है एमसीपी क्लाइंट, एक है एमसीपी सर्वर। एमसीपी क्लाइंट कहाँ चलेगा? हमारी एआई एप्लीकेशन के बीच में। जो एआई एप्लीकेशन हम बनाएंगे, इसको समझते हैं डिटेल में। तो सपोज मैंने एआई ऐप बनाई, उस एआई ऐप के अंदर एमसीपी क्लाइंट है,
अब अगर ये एमसीपी क्लाइंट एआई ऐप के अंदर है तो आप एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया हुआ है, देखो मेरे को गूगल ड्राइव एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट होना है, तो मेरी ऐप के अंदर एमसीपी क्लाइंट है, ये एमसीपी क्लाइंट मेरी एआई एप्लीकेशन को कनेक्ट कर देगा गूगल ड्राइव एमसीपी सर्वर के साथ। अब जब एक बार आपकी एआई ऐप एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट हो गई, तो उस एमसीपी सर्वर के जितने भी टूल्स होंगे ना, आपकी एआई ऐप वो सारे टूल्स को यूज कर सकती है। अब गूगल ड्राइव एमसीपी सर्वर जो है, इसने ये वाले टूल्स को एक्सपोज किया। कौन कौन से टूल्स को? फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने सिर्फ थोड़े से टूल्स यहाँ पे लिखे हैं टूल्स, वो और भी टूल्स होते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए थोड़े टूल्स लिखे हैं। गूगल ड्राइव एमसीपी सर्वर ने ये सारे टूल्स एक्सपोज किए। पहला टूल है फाइंड फाइल्स, जिसका क्या काम है? सर्च फाइल्स एंड फोल्डर। सेकंड है ये वाला टूल, जिसका काम है ये वाला। थर्ड है रीड फाइल, जिससे आप फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हो। फोर्थ टूल है अपलोड फाइल, जिससे आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। क्रिएट फोल्डर टूल को यूज करके आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। अब जब आप एक बार एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए ना, आपकी एआई ऐप इनमें से कोई भी काम परफॉर्म करना है ना, ऐसा कोई भी काम करना है, तो उसका जो टूल होगा उसको पिक करके वो काम कर सकता है। ठीक है, इस तरह से तो यूज करते हैं हम सिंगल एमसीपी सर्वर। अब अगर हमें मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स के साथ कनेक्ट करना है, अब मेरी एआई ऐप के अंदर एमसीपी क्लाइंट है, ये एमसीपी क्लाइंट जो है हमारे एआई ऐप को कनेक्ट करेगा मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स के साथ। के गूगल ड्राइव एमसीपी सर्वर के अपने टूल्स होंगे, वेदर एमसीपी सर्वर के अपने टूल्स होंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, देखो गूगल ड्राइव एमसीपी सर्वर ने ये वाले टूल्स को एक्सपोज किया। वेदर एमसीपी सर्वर ने ये वाले टूल्स को एक्सपोज किया। अब हुआ क्या, आपकी एआई ऐप को अब अगर ऐसा कोई काम परफॉर्म करना है तो वो ये वाले टूल यूज कर लेगी। अगर आपकी एआई ऐप को कुछ वेदर रिलेटेड काम करना है तो वो इनमें से कोई टूल यूज कर सकती है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखो, तो सपोज करो यूजर ने क्वेश्चन करा व्हाट इज द वेदर इन दिल्ली टुडे। अब वो जो क्वेश्चन है वो कहाँ गया? एआई ऐप के पास गया। अब एआई ऐप के अंदर ना दो चीजें हैं, एक तो है एमसीपी क्लाइंट, दूसरा है एलएलएम। ठीक है, ये एलएलएम भी कहाँ है? हमारी ऐप में ही है। अब ना ये क्वेश्चन सबसे पहले किसके पास जाते हैं? एलएलएम के पास जाता है। अब एलएलएम के पास जब क्वेश्चन गया, एलएलएम ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया कि मेरे को दिल्ली का वेदर बताना है। अब एलएलएम ने सोचा कि मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं होगा एलएलएम के पास आंसर? क्योंकि एलएलएम्स को तो ट्रेन किया जाता है। किस पे ट्रेन करते हैं हम एलएलएम्स को? ह्यूज डेटा सेट पे। पर जिस डेटा सेट पे एलएलएम्स को ट्रेन किया जाता है, एलएलएम्स सिर्फ उसी के बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। तो अगर आपने एलएलएम्स को ट्रेन किया है 6 मंथ्स अगो, तो ये जो अभी के 6 मंथ्स में जो भी हुआ है, तो एलएलएम को वो चीज नहीं पता होगी। ओके, तो जितने डेटा पे ट्रेनिंग मिली है, एलएलएम सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं। अब हमें तो चाहिए करंट वेदर इंफॉर्मेशन। अब करंट वेदर इंफॉर्मेशन के लिए एलएलएम ने सोचा कि मैं कौन सा टूल यूज करूंगा? मैं वेदर एमसीपी सर्वर के पास जो टूल्स है ना, कौन से टूल थे वेदर एमसीपी सर्वर के पास? एक टूल था उसके पास, गेट करंट वेदर। तो एलएलएम ने डिसाइड किया कि मैं गेट करंट वेदर टूल जो है ये यूज कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा गाइज, यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ इस वाली एक्सप्लेनेशन को आगे ले जाने से पहले। तो होता क्या है ना, जब भी एआई ऐप स्टार्ट होएगी, सबसे पहला काम क्या होगा? जो एमसीपी क्लाइंट होगा ना, वो सारे के सारे एमसीपी सर्वर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड जब वो सारे एमसीपी सर्वर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो एमसीपी क्लाइंट को पता चल जाता है कि कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमारे केस में एमसीपी क्लाइंट को पता चल गया, अच्छा ये वाले टूल्स एंड ये वाले टूल्स अवेलेबल हैं। एमसीपी क्लाइंट ये टूल अपने पास स्टोर कर लेता है एंड ये टूल्स वो एआई ऐप को दे देता है। एंड जब यूजर क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन एलएलएम के पास जाता है, तो एलएलएम ये वाले जो लिस्ट ऑफ टूल्स हैं इनको देखता है एंड फिर वो डिसाइड करता है कि अगर तो एलएलएम के पास उसका आंसर है, एलएलएम अपने आप से आंसर कर देगा। अगर एलएलएम के पास उसका आंसर नहीं है, तो एलएलएम क्या करेगा? ये जो लिस्ट ऑफ टूल्स है इसको देखेगा।
तो एलएलएम ने देखा मेरे को दिल्ली का करंट वेदर बताना है एंड मेरे पास एक टूल है गेट करंट वेदर, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो एलएलएम इस टूल को कॉल करेगा। जब एलएलएम इस टूल को कॉल करेगा, फिर एमसीपी क्लाइंट के थ्रू यूजर की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? वेदर एमसीपी सर्वर के पास। क्यों जाएगी वेदर एमसीपी सर्वर के पास? क्योंकि ये जो टूल है, कौन से एमसीपी सर्वर का टूल है? वेदर एमसीपी सर्वर का टूल है। तो यूजर की रिक्वेस्ट जो कि पहले एलएलएम के पास गई, एलएलएम के पास उसका आंसर नहीं था। एलएलएम ने सोचा मैं कोई टूल यूज कर लेता हूँ। एलएलएम के पास लिस्ट आ गई टूल्स की। वो लिस्ट टूल्स की कैसे आई एलएलएम के पास? क्योंकि जब एआई ऐप स्टार्ट हुई थी, एमसीपी क्लाइंट ने हर एमसीपी सर्वर को पूछा था व्हाट टूल्स डू यू हैव। हर एमसीपी सर्वर ने फिर ऐसी वाली लिस्ट ऑफ टूल्स जो थी वो एमसीपी क्लाइंट को प्रोवाइड कर दी थी। फिर एमसीपी क्लाइंट ने ये जो लिस्ट ऑफ टूल्स है हर एमसीपी सर्वर से, ये एआई ऐप को दे दी। जब वो एआई ऐप के पास चले गई लिस्ट ऑफ टूल्स, तो एलएलएम उसको यूज कर सकता है जब उसको लगे कि मेरे को नीड है। तो यूजर का क्वेश्चन पढ़ के एलएलएम को लगा कि मेरे को तो करंट वेदर का पता नहीं है, तो मैं लिस्ट ऑफ टूल्स देख लेता हूँ जो एमसीपी सर्वर्स ने प्रोवाइड करी है। तो उसमें उसको गेट करंट वेदर वाला जो टूल है वेदर एमसीपी सर्वर का, वो दिखा। तो उसने डिसाइड किया मेरे को ये वाला टूल यूज करना है। तो टूल कौन सा यूज करना है, कौन डिसाइड कर रहे हैं? एलएलएम डिसाइड कर रहा है। उस टूल को यूज एक्चुअल में कैसे करना है, वो एमसीपी क्लाइंट कनेक्ट करेगा उस वाले एमसीपी सर्वर के साथ जिस एमसीपी सर्वर का वो टूल है। ओके, तो टूल डिसाइड करता है एलएलएम कि कौन सा टूल यूज होगा। जब एक बार टूल डिसाइड हो गया, एलएलएम टूल रिक्वेस्ट जनरेट करता है। वो टूल रिक्वेस्ट जाती है एमसीपी क्लाइंट के पास। फिर एमसीपी क्लाइंट टूल का नाम देखता है एंड एमसीपी क्लाइंट को पता होता है कि ये टूल कौन से एमसीपी सर्वर का है। फिर एमसीपी क्लाइंट उस वाले एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। एक बार कनेक्ट हो गया, बाकी सारा काम एमसीपी सर्वर करेगा। मतलब अब ये जो वेदर एमसीपी सर्वर है, यहाँ पर देखो, जब एक बार एमसीपी क्लाइंट ने वेदर एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर लिया यूजर के क्वेश्चन के बेसिस पे, अब ये एमसीपी सर्वर आगे वेदर एपीआई को यूज कर रहा है। अब अगर आप इस वेदर एपीआई को देखो, इसका यूआरएल कुछ ऐसा है। इस तरह से आप ये एपीआई यूज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, अब सारा काम वेदर एमसीपी सर्वर खुद से करेगा। मैंने ना इसको पूरा इलाबोरेटेड वे में एग्जाम्पल बनाया है, वो एग्जाम्पल ओपन करके समझाती हूँ आपको। हाँ, यहाँ देखो, तो हमारी ये एप्लीकेशन थी, यूजर का क्वेश्चन था व्हाट इज द वेदर इन दिल्ली टुडे। एलएलएम के पास गया था वो क्वेश्चन, एलएलएम ने टूल डिसाइड कर लिया, एमसीपी क्लाइंट कनेक्ट हो गया। अब आप एक चीज और नोट करना है यहाँ पे, अब एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर जो है ना, वो हमेशा जो मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे ना, मतलब जो मैसेज एमसीपी क्लाइंट एमसीपी सर्वर को भेजेगा, फिर एमसीपी सर्वर काम करके जो रिस्पॉन्स वापस एमसीपी क्लाइंट को भेजेगा, वो जो मैसेजेस होंगे वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे? जेसन आरपीसी के फॉर्म में होंगे। ठीक है, जेसन आरपीसी फॉर्मेट ऐसा होता है। तो जो क्वेश्चन था यूजर का व्हाट इज द वेदर इन दिल्ली टुडे, वो जेसन आरपीसी में कन्वर्ट हुआ एंड फिर गेट करंट वेदर टूल कॉल हुआ एंड कौन सी सिटी का हमने टेम्परेचर देखना है, वेदर देखना है? दिल्ली का। तो इस फॉर्म में रिक्वेस्ट बनी। ये मैसेज फॉर्मेट है, मतलब इसी फॉर्मेट में हमेशा जितने भी एमसीपी सर्वर्स हैं ना पूरे वर्ल्ड में, सारे इसी फॉर्मेट में मैसेजेस को अंडरस्टैंड करेंगे एंड फिर रिस्पॉन्स भी इसी फॉर्म में जनरेट करेंगे। तो एमसीपी क्लाइंट ने पहले जो क्वेश्चन था उसको जेसन आरपीसी में कन्वर्ट करा। फिर वो क्वेश्चन गया वेदर एमसीपी सर्वर के पास, क्योंकि गेट करंट वेदर किसका टूल है? वेदर एमसीपी का टूल है। फिर वेदर एमसीपी ने वेदर एपीआई यूज करी। वेदर एपीआई ने रिजल्ट जनरेट करके एमसीपी सर्वर को दिया। अब वो रिजल्ट एमसीपी सर्वर दोबारा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? जेसन आरपीसी में कन्वर्ट कर रहा है। देख रहे हो, टेम्परेचर 38 डिग्री, कंडीशन सनी। जो मैसेज है ये दोबारा जा रहा है एमसीपी क्लाइंट के पास। अब एमसीपी क्लाइंट इसको दे देगा एलएलएम को एंड एलएलएम इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाएगा आंसर को, आउटपुट को, एंड फिर वो यूजर को दिखा देगा। इस तरह से एग्जैक्टली काम होता है। तो अब अगर सपोज करो ये वाले क्वेश्चन के बजाय यूजर का क्वेश्चन ये होता विल इट रेन टुमारो इन मुंबई, तो ये जो क्वेश्चन है
इसके लिए कौन-सा टूल यूज़ होना चाहिए? हमें वेदर एमसीपी सर्वर यूज़ करना है ना? तो कौन-सा फंक्शन यूज़ होगा, कौन-सा टूल यूज़ होगा? हमें करंट वेदर नहीं चाहिए तो ये वाला टूल तो यूज़ नहीं होगा। सेकंड टूल कौन-सा है? गेट वेदर फोरकास्ट टूल जो है वो यूज़ होगा। मतलब यूज़र का क्वेश्चन गया एआई ऐप के पास, एआई ऐप में एलएलएम है, एलएलएम ने देखा क्वेश्चन क्या है, विल इट रेन टुमारो इन मुंबई? फिर उसने सोचा कि ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, खुद से मेरे को उसका आंसर नहीं आता, तो मैं टूल्स यूज़ करता हूँ। वो टूल्स की लिस्ट में गया तो गेट वेदर फोरकास्ट उसको टूल दिखा, तो उसने डिसाइड किया कि मैं ये टूल यूज़ करूँगा, तो एलएलएम ने टूल कॉल जनरेट करी, वो टूल कॉल गई एमसीपी क्लाइंट के पास। एमसीपी क्लाइंट ने देखा अच्छा ये वाला टूल है, ये टूल तो वेदर एमसीपी सर्वर का है, फिर एमसीपी क्लाइंट ने वेदर एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया एंड फिर वेदर एमसीपी सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया एंड ये जो कॉन्वर्सेशन होगी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, ये होगी जेसन आरपीसी मैसेजेस के फॉर्म में, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि कैसे दिखते हैं। अब आपको पता चल गया क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में। अब थोड़ा सा सर्वर्स के बारे में देखते हैं कि सर्वर्स किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के सर्वर्स होते हैं। अब ना 2 तरह के सर्वर्स होते हैं। देखो, एक तो होते हैं लोकल सर्वर्स, एक होते हैं रिमोट सर्वर्स। लोकल एमसीपी सर्वर मतलब आपकी जो एआई ऐप है वो, और जो एमसीपी सर्वर है वो दोनों सेम एक ही कंप्यूटर पे चल रहे हैं। यहाँ देखो, ये लोकल एमसीपी सर्वर का एग्जांपल है। तो ये एक लैपटॉप है। इसी लैपटॉप के अंदर आपकी एआई एप्लीकेशन है जो आप बना रहे हो, या फिर जो बनी बनाई एआई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वो एआई ऐप आपकी इसी लैपटॉप पे है। इसी लैपटॉप पे एमसीपी सर्वर्स हैं। ये देख रहे हो 3 एमसीपी सर्वर, तीनों के तीनों एमसीपी सर्वर कहाँ हैं? आपके लैपटॉप के अंदर। एंड आपकी एआई एप्लीकेशन कहाँ है? आपके लैपटॉप के अंदर। एंड आपकी एआई एप्लीकेशन को कनेक्ट कौन करता है एमसीपी सर्वर्स के साथ? एमसीपी क्लाइंट। तो इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ मैं। एआई एप्लीकेशन, एमसीपी क्लाइंट एआई एप्लीकेशन को कनेक्ट करेगा एमसीपी सर्वर्स के साथ, एंड वो एमसीपी सर्वर्स कहाँ हैं? आपकी लोकल मशीन में। तो ये होते हैं लोकल एमसीपी सर्वर्स एंड दूसरे होते हैं रिमोट एमसीपी सर्वर। अब रिमोट एमसीपी सर्वर क्या होते हैं? तो ये आपका लैपटॉप है, सपोज इस लैपटॉप के अंदर आपकी एआई ऐप चल रही है, उस एआई ऐप में ही आपका एमसीपी क्लाइंट है। मैंने बताया हुआ है ना, हमेशा अगर एमसीपी सर्वर यूज करना है तो आपकी जो भी एआई ऐप है उसमें एमसीपी क्लाइंट होना चाहिए। तो आपके लैपटॉप में आपकी एआई ऐप है, उसके साथ ही एमसीपी क्लाइंट है। अब हमने यूज करना है, सपोज करो वेदर एमसीपी सर्वर, मुझे वेदर की इंफॉर्मेशन फेच करनी है, उसके लिए मुझे वेदर एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। एंड ये जो वेदर एमसीपी सर्वर है ना, ये कहीं क्लाउड पे पड़ा हुआ है, ये मेरे कंप्यूटर में नहीं पड़ा हुआ, ये ना किसी रिमोट मशीन पे पड़ा हुआ है। देखो, आपके लैपटॉप पे जो आपकी ऐप है, आप इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू उसको कनेक्ट कर रहे हो रिमोट एमसीपी सर्वर के साथ। ये होते हैं रिमोट एमसीपी सर्वर। थर्ड होता है कस्टम एमसीपी सर्वर। मैंने अभी तक आपको बताया रिमोट एमसीपी सर्वर, लोकल एमसीपी सर्वर। अब थर्ड चीज है कस्टम एमसीपी सर्वर। कस्टम एमसीपी सर्वर का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिसके लिए एमसीपी सर्वर अभी तक नहीं बना हुआ, और आप खुद से एक एमसीपी सर्वर बनाओगे और उसको यूज करोगे। तो सपोज आपकी एआई एप्लीकेशन है, ठीक है, आपने एक कस्टम एमसीपी सर्वर बनाया। वो कस्टम एमसीपी सर्वर सपोज करो आपके ना कंपनी के डेटाबेस के ऊपर है, क्योंकि कंपनी का डेटाबेस तो ऐसे ही इंटरनेट पे नहीं पड़ा होगा ना, आपका इंटरनल डेटा है। तो आपने क्या सोचा कि हम ना खुद का पर्सनल एक एमसीपी सर्वर बना लेते हैं ताकि हमारा कंपनी का डेटा जो है वो उसी में रहे, मतलब प्राइवेट वे में रहे। तो आपने एक कस्टम एमसीपी सर्वर बना लिया अपने कंपनी के डेटाबेस के ऊपर, एंड आपने फिर अपनी एआई एप्लीकेशन के अंदर एमसीपी क्लाइंट बनाया। उस एमसीपी क्लाइंट को आप कनेक्ट कर रहे हो इस कस्टम एमसीपी सर्वर के साथ। अब उस कस्टम एमसीपी सर्वर को चाहे आप अपनी लोकल मशीन पे रखो तो वो लोकल एमसीपी सर्वर बन जाएगा। अगर आप उस कस्टम एमसीपी सर्वर को रिमोटली कहीं रखोगे, किसी वीपीएस पे रखोगे, तो वो रिमोट एमसीपी सर्वर बन जाएगा। तो ये होते हैं एमसीपी सर्वर्स। अब गाइस, मैं ना आपको ये वाली इमेज दिखा रही थी, है ना, लोकल एमसीपी सर्वर एंड रिमोट एमसीपी सर्वर। आप यहाँ पे देख रहे हो एआई ऐप, मैं फ्लो बता रही हूँ यहाँ पे, लोकल एमसीपी सर्वर कैसे काम करते हैं एंड रिमोट एमसीपी सर्वर कैसे काम करते हैं। तो पहले लोकल एमसीपी सर्वर का देखते हैं। आपकी ये ऐप किससे कनेक्टेड है? एमसीपी क्लाइंट से। अब देखो, ये जो चीज़ है ना बीच में, ये कह लो कि ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब यहाँ से मैसेज ट्रेवल होके एमसीपी सर्वर तक जाएगा। वो जो मैसेज यहाँ से यहाँ जाएगा ना, वो किसके थ्रू जाएगा? कोई ना कोई तो आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे ना। तो यहाँ पर हम कौन-सा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एसटीडीआईओ, स्टैंडर्ड आईओ। ये हमेशा आप कब यूज़ करते हो? जब आपका लोकल ही पड़ा हो एमसीपी सर्वर, मतलब आपका एमसीपी क्लाइंट
एंड एमसीपी सर्वर जब लोकल मशीन पे होते हैं, सेम मशीन पे होते हैं, तब एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर के बीच में इंटरेक्शन किसके थ्रू होएगी? कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के थ्रू होएगी? स्टैंडर्ड आईओ के थ्रू। अब अगर आप रिमोट एमसीपी सर्वर यूज कर रहे हो, मतलब आपकी एआई ऐप एंड एमसीपी क्लाइंट ये तो पड़े हैं लोकल मशीन पे, आपके लोकल पीसी पे, बट एमसीपी सर्वर पड़ा हुआ है कहीं पे रिमोटली, मतलब क्लाउड पे पड़ा हुआ है। उस केस में आप एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर की जो इंटरेक्शन होगी ना, मतलब जो मैसेज एक्सचेंज होंगे, वो किसके थ्रू होंगे? स्ट्रीमेबल एचटीटीपी के थ्रू। तो अभी ना हम थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं स्टैंडर्ड आईओ एंड स्ट्रीमेबल एचटीटीपी को। स्टैंडर्ड आईओ मैंने बता ही दिया है क्या होता है। स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। आपकी एआई एप्लीकेशन है, एआई एप्लीकेशन के अंदर क्लाइंट है एंड एमसीपी सर्वर है। इनके बीच में जो मैसेजेस आ जा रहे हैं वो किसके थ्रू जा रहे हैं? स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट के थ्रू। ये जो दोनों चीजें हैं ये कहाँ पड़ी हुई हैं? आपकी लोकल मशीन पे। एंड ये एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो मैसेज जा रहा है या मैसेज आ रहा है, उनका फॉर्मेट क्या होगा? जेसन आरपीसी। तो मैसेज का फॉर्मेट हमेशा वही रहेगा, चाहे आप लोकल एमसीपी सर्वर यूज कर रहे हो, चाहे आप रिमोट एमसीपी सर्वर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं होगा गाइस कि आप एआई ऐप बना रहे हो तभी आप एमसीपी क्लाइंट यूज कर सकते हो। एक तो हो गया ना कि आप डेवलपर हो, आप खुद से ऐप बना रहे हो, आप उस ऐप को कनेक्ट करना चाहते हो एमसीपी सर्वर के साथ, है ना। एक तो सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि सपोज करो कोई बनी बनाई एप्स हैं, जैसे कि हम क्लॉड बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, क्लॉड डेस्कटॉप है। आपके पीसी में आपने क्लॉड डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर रखी है। अब आप उसमें एमसीपी क्लाइंट होता है। अब आप उसको अगर किसी एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, हमारी जो एआई एप्लीकेशन है, सपोज करो मैं क्लॉड डेस्कटॉप यूज कर रही हूँ। क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर एमसीपी क्लाइंट पहले से ही होता है एंड मेरी लोकल मशीन के ऊपर ही ना मेरे पास एक एमसीपी सर्वर है, फाइल सिस्टम एमसीपी सर्वर, मैं उसके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ तो आप तब भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रीमेबल एचटीटीपी है ये क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम स्ट्रीमेबल एचटीटीपी? जब आपका एमसीपी सर्वर रिमोट लोकेशन पे हो, आप इंटरनेट के थ्रू एमसीपी क्लाइंट को एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तब आप जो मैसेजेस ट्रांसफर होंगे ना एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर के बीच में, वो स्ट्रीमेबल एचटीटीपी के थ्रू होंगे। आप देख रहे हो, ये आपकी एप्लीकेशन हो गई, एमसीपी क्लाइंट हो गया, एमसीपी सर्वर किसी क्लाउड पे पड़ा हुआ है, नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप इससे बात करना चाहते हो, तो मैसेजेस जा रहे हैं एमसीपी सर्वर के पास एंड मैसेजेस वापस आ रहे हैं एमसीपी क्लाइंट के पास एचटीटीपी को यूज करके। एंड ये जो स्ट्रीमेबल है इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मैंने एचटीटीपी तो लिख दिया, बट ये स्ट्रीमेबल का क्या मतलब है वो समझते हैं। तो देखो, हमारी ये एप्लीकेशन है, एमसीपी क्लाइंट है ये एप्लीकेशन के अंदर, एचटीटीपी के थ्रू ये इसने मैसेज भेजा एमसीपी सर्वर को। वो एमसीपी सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है? क्लाउड में पड़ा हुआ है। फिर उस एमसीपी सर्वर ने एक सिंगल रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, जब हम अगर नॉर्मल बात करें एचटीटीपी की, हम सिंगल एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है ना, ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन बंद हो जाती है। मतलब जो ट्रेडिशनल एचटीटीपी होता है उसमें कैसे काम होता है कि रिक्वेस्ट भेजो, उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, फिर कॉन्वर्सेशन एंड। स्ट्रीमेबल का मतलब क्या है कि अब जब हम एआई में काम करते हैं तो एआई में जो काम होता है ना वो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पांस जनरेट हुआ, काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता ना। वो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस होते हैं जो एआई में हम काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के थ्रू सोचो, सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एआई ऐप को बोला एनालाइज दिस गिटहब रेपोजिटरी। अब ये उस रेपो को एनालाइज करने के लिए एआई ऐप को थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, मतलब उसको कुछ सेकंड्स भी लग सकते हैं, उसको मान लो 10 सेकंड लग सकते हैं, 20 सेकंड्स लग सकते हैं, 2 मिनट लग सकते हैं, है ना? कितना भी टाइम लग सकता है। तो तब तक साइलेंटली वेट करने के बजाय सर्वर क्या है, हमें अपडेट्स दे सकता है। सर्वर बोल सकता है कि अच्छा, एनालिसिस स्टार्टेड, 25% कंप्लीट, 30% कंप्लीट, 50% कंप्लीट, डन, या फिर, है ना, ऐसे हमें अपडेट दे रहा है वो हर स्टेप पे। तो ये जो हमें कंटिन्यूअसली अपडेट मिल रहे हैं, ये किसके थ्रू मिलते हैं? इस एबिलिटी को बोलते हैं
स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, ठीक है? देखो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बट फिर भी थोड़ा-सा एक बार बात कर लेते हैं। देखो एमसीपी जब हम यूज़ करते हैं ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं मैसेज फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में मैसेज जा रहा है सर्वर के पास एंड किस फॉर्मेट में क्लाइंट के पास दोबारा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपको पता चल गया, जेसन आरपीसी फॉर्म में होता है। फिर एक चीज़ होती है, ये जो मैसेज है, वो मैसेज को जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो मैसेज कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है, उसके लिए 2 कॉमन ट्रांसपोर्ट मेथड्स हैं, एक है स्टैंडर्ड आईओ, एक है स्ट्रीमेबल एचटीटीपी। स्टैंडर्ड आईओ आप तब यूज़ करोगे जब लोकल मशीन पे ही आपका एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर होगा। स्ट्रीमेबल एचटीटीपी आप तब यूज़ करोगे जब आपका क्लाइंट तो होगा आपकी मशीन पे, है ना? जहाँ पे भी आप एआई ऐप रन कर रहे हो, एंड जो आपका सर्वर होगा वो क्लाउड पे होगा एंड इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस करना चाहते हो। तो गाइज़ ये होता है एमसीपी। मैंने आपको आज एमसीपी के बेसिक्स इसलिए बताए क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हमने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दिया है। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था, ट्रैवल प्लानिंग एआई ऐप बनाई थी। वहाँ पर हम एपीआईज़ के साथ काम कर रहे थे। अब हम अगली वाली वीडियो में ना उस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करेंगे। हम सारी एपीआईज़ को हटाएँगे एंड हम एमसीपी सर्वर्स यूज़ करेंगे एंड हम गार्ड रेल्स यूज़ करेंगे एंड हम अपने उस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करेंगे। तो मैं ना कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊँगी एंड हमारा मोटिव क्या होगा, उसी प्रोजेक्ट को हम इम्प्रूव करेंगे। तो आफ्टर फ्यू वीडियोज़ वो प्रोजेक्ट हमारा एक इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो एमसीपी का कॉन्सेप्ट समझाने का मेन मतलब यही था कि कल जब हम वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें और मैं एमसीपी की ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ या कोई चीज़ें यूज़ करूँ, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा उसका बेसिक कि वो चीज़ होती क्या है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। तो एमसीपी का बेसिक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड गाइज़ प्लीज़ आप ना वीडियोज़ को लाइक किया करो, शेयर किया करो एंड कमेंट भी किया करो, क्योंकि उससे ना आपको मोटिवेशन मिलती है फिर काम करने की। तो आई होप मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।